नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदी में वर्ण विचार से संबंधित है। वर्ण विचार से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले बना दी थी। आज हमारा तीसरा वीडियो है वर्ण विचार भाग 3। इसमें आपका स्वागत है। अब इसके बारे में आप देखिए, व्यंजन वर्णों के बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी थी यानी थोड़ी जानकारी मैं यहाँ पर और बता देता हूँ। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर के साथ से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के साथ से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप नहीं होता है, दूसरे वर्ण के साथ लेनी पड़ती है अर्थात स्वर के साथ लेनी पड़ती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है और कैसे मैथक स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। यह र ल व अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। स है उनको ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये जानकारी मैंने वर्ण उच्चार भाग 2 में आपको दे दी थी। अगर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारा वर्ण उच्चार संबंधित भाग 2 वीडियो अवश्य देखें और अपनी जानकारी है वो पूरी करें। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यानी हमारे जो व्यंजन है व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है कि कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखो, पहले मैं यहाँ पर आपको एक चित्र बना के समझाता हूँ कि हमारा जो मुंह है, मुंह की आकृति यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा मुंह भाग है। जैसा भी बन रहा है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बना के बताई थी। ये हमारा मुंह का भाग है, इसको हम बोलते हैं कंठ बोलते हैं, कंठ भाग हो गया। ये हमारी जीभ हो गई, जीभ हो गई। अब यहाँ पर मैं कुछ नाम लिखना चाहूँगा, वो आप ध्यान से देखिए। ये हमारा नाक भाग है जिसको हम नासिका बोलते हैं। और ये हमारे होंठ है, उसको हम ओष्ठ बोलते हैं। ये हमारे दांत हैं, उसको हम बोलते हैं दंत। दांतों से पीछे का ये जो भाग है, दांतों के जो मसूड़े हैं, ऊपर वाले दांतों के जो मसूड़े हैं उनको बोलते हैं वर्त्स भाग बोलते हैं। और इनके जो पीछे वाला ये जो भाग है जिसको तालु भाग बोलते हैं, तालु भाग बोलते हैं, तालु भाग है। और तालु से थोड़ा सा पीछे है जो ऊपर एक खड्डा सा बना हो, मसूड़ दांतों के जो मसूड़े हैं उनसे पीछे का थोड़ी पीछे के ऊपर के भाग जो एक खड्डा सा बना होता है उसको हम बोलते हैं मुर्दा भाग। उसको क्या बोलते हैं? मुर्दा भाग बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे होस्ट आ गए। तो ये मुख्य रूप से इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान माने गए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि हम सभी सब जानते हैं कि जैसे मान लो हमारा मुंह है, मुंह में नाक कहाँ पर है, दांत कहाँ पर हैं, होंठ कहाँ पर, हमारे दांत कहाँ पर हैं, तालू कहाँ पर है, मुर्दा भाग कहाँ पर है और जो कंठ कहाँ पर है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और देखो यहाँ पर नाक सब जानते हैं जिसको नासिका बोला जाता है। हमारे होंठ सब जानते हैं, ऊपर नीचे के होंठ हैं। ऊपर वाले दांत सब जानते हैं और ऊपर वाले जो दांत हैं
उन दांतों के जो मसूड़े होते हैं, उन मसूड़ों को क्या भाग बोला जाता है? वर्चस्व भाग बोला जाता है। और इन मसूड़ों से थोड़ा सा पीछे तालु भाग होता है, और इस तालु से थोड़ा पीछे मूर्धा भाग होता है, और कंठ, ये हम सब जानते हैं। ये कुछ भाग हैं जिनके द्वारा हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं, अर्थात कोई भी व्यंजन वर्ण हम बोलते हैं, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो जीभ है, यह जीभ मुंह के इन किन्हीं भागों को स्पर्श करती है, चाहे दांत हो, चाहे तालु, चाहे मूर्धा हो, चाहे कंठ हो, चाहे ओष्ठ हो, चाहे नाक, कोई सा भी हो, इनको स्पर्श करती है। नाक से जो श्वास बाहर निकलती है वो थोड़ा अलग है, जो बाद में बताया जाएगा। पहले ये भाग है, इनको देखना है। तो आप एक बार इनको देखिए। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब ये होता है कोई भी वर्ण आप जब बोलते हैं तो वर्ण को बोलने में हमारी जो जीभ है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीभ सबसे अधिक सक्रिय रहती है, जीभ हिलती है तो ही हम किसी वर्ण का उच्चारण कर पाते हैं। और यह जीभ की जो नोक है, मुंह के जिस जिस भाग को स्पर्श करती है वह भाग ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे बार हम बोल के देखेंगे। तो अब आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा है के, खे, गे, घे, ङे। यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लिखा गया है, इसको ङे को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी के, खे, गे, घे, ङे। इसको अगर किसको बोलना नहीं आता तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, न और ये गे, ंग, इसको ऐसे बोलते हैं ंग। तो यह है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या माना गया है? कंठ, यानी कंठ भाग से इन वर्णों का उच्चारण होता है। किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? के, खे, गे, घे और ये ङ को इस प्रकार से मानना है आपको। डे के आगे बिंदु लगती है ङ। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है, जैसे डे की नीचे बिंदु आती है, इसको तो हम बोलते हैं अड़े, और डे के आगे बिंदी आती है उसको बोलते हैं हम ङ, जिसको इस प्रकार से आप बोल सकते हो, न और गेंग, सिंग से बोल सकते हो। आगे आगे हमारी दूसरा वर्ग जो आता है, च वर्ग आता है। इसको वर्ग से भी जानते हैं, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। इस प्रकार से 5 हमारे वर्ग माने जाते हैं। इन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग माने जाते हैं। दूसरा हमारा वर्ग च वर्ग आ रहा है, च, छ, ज, झ, ञ। यहाँ पर थोड़ा सा ये नहीं है, यहाँ पर ज ही है, केवल ज। इन च, छ, ज, झ, ञ इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या माना गया है? तालु माना गया है। जब हम इनको बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है, ऊपर वाले दांत हैं, इन दांतों के थोड़ा पीछे का जो भाग है उसको स्पर्श करेगी। जैसे हम बोल के देखेंगे, च, छ, ज, झ, य। तो हमारी जो जीभ है, यह जीभ तालु भाग को स्पर्श करती है। इन च, छ, ज, य इन वर्णों को जब हम बोलेंगे, हमारी जीभ जहाँ ऊपर के भाग को स्पर्श करेगी वह कौन सा भाग माना जाएगा? वह तालु भाग माना जाएगा। अब तीसरी बात आती है ट वर्ग की। ट वर्ग में क्या आता है? ट, ठ, डे, ढ, ण आता है। ट, ठ, डे, ढ, ण ये आते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? मूर्धा माना जाता है। यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है यह ऊपरी भाग को, मुंह के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। जैसे हम बोल के देखेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण। जैसे हम बोलेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण, तो एक बार हम जैसे च बोल के देखेंगे, च, छ, छ, ज, झ, तो तालु भाग को स्पर्श करती है। और ट, ठ, ड, ढ, ण को बोलेंगे तो तालु भाग से थोड़ा सा पीछे
जब इनका उच्चारण च छ ज का उच्चारण किया जाता है, उस भाग से थोड़ा पीछे स्पर्श करती है हमारी जीभ। वो भाग कौन सा है? मुर्दा भाग, जो हमारे ऊपर मुंह में ऊपरी भाग में एक खड्डा सा बना होता है, उसको स्पर्श करती है। यानी एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। जैसे मान लो ये हमारा मुंह का ऊपरी भाग है, ये हमारे दांत हैं, ऊपर वाले दांत हैं, तो ये दांत भाग भी है। दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनको वर्तस बोला जाता है, और इनका जो ये जो भाग है, इस भाग को क्या बोला जाता है? तालु भाग बोला जाता है। और ये जो ऊपर खड्डा सा बना होता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे च छ ज, तो हमारी जीभ इस भाग को स्पर्श करेगी, और जैसे टे ठे ढे ढेने बोलते हैं तो हमारी जीभ इस भाग को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ी समझने वाली बात है। यानी ये जो दांत हैं, दंत उच्चारण स्थान किसका है? ते थे धे देने का किसका है? जो हम आगे पढ़ेंगे, देखो एक बार। जो दंत है वो किसका उच्चारण स्थान है? ते थे दे धे, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ते वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। यानी जैसे हम ते थे दे धे ये बोलते हैं, तो हमारी जो जीभ है, यह जीभ हमारे ऊपर जो दांत हैं उनको स्पर्श करती है, ऊपर दांतों को स्पर्श करती है। इस कारण इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। जैसे इसको हम तीनों को एक बार समझते हैं, च वर्ग को, टे वर्ग को और ते वर्ग को, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। देखो एक बार मैं फिर बना देता हूँ। ये हमारा जो मुंह है, इसका ये ऊपरी भाग है। एक बार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा बनता है। ये हमारे दांत ऊपर वाले हैं, इनको तो हम क्या बोलते हैं? दंत। धातु को दंत बोलते हैं। तो ये उच्चारण स्थान किसका हो जाएगा? ते थे दे धेने का हो जाएगा। फिर दांतों के जो मसूड़े हैं, ऊपर वाले दांतों के जो मसूड़े हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्तस बोलते हैं। ये उच्चारण स्थान किसका हो जाएगा? न से और जे, न से जे, वो ज था और जे इसका है। इसके पीछे का ये जो भाग है, इस भाग को तालु भाग माना जाएगा, और ये जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग को मुर्दा भाग माना जाएगा। तो ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं कि जो न से जे, इसका उच्चारण स्थान क्या है? वर्तस है। वर्तस मैंने बताया, ऊपर वाले जो दांत हैं, इनके जो मसूड़े हैं, इनको बोला जाता है वर्तस। तो इनका उच्चारण करेंगे न से जे, तो हमारी जो जीभ है ये ऊपर वाले धातु के मसूड़ों को स्पर्श करेगी, जिनको हम बोलते हैं वर्तस। तो ये इसका उच्चारण स्थान माना जाएगा। आगे है पे वर्ग है। पे वर्ग पे फे बे भे में, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो जीभ, जो होठ हैं, वो आपस में टकराएंगे और खुलेंगे, बंद होकर के खुलेंगे, तभी हम इनका उच्चारण कर पाते हैं। तो ये हमारे समझने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे आप अपने दोनों होठों को आपस में चिपकने मत दो, और फिर पे फे बे बे में बोल के दिखाओ। देखिए, बोल सकते हो क्या? आपने कोशिश की होगी, नहीं बोल पाए। तो यही है, ये जो लाइन है पे वर्ग वाली, ये आसानी से समझ में हमारी आ जाती है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। कि जब हमारे होठ हैं दोनों आपस में नहीं चिपकेंगे और चिपक कर वापस नहीं खुलेंगे, तब तक हम इनको नहीं बोल पाएंगे। ऐसा ही होता है ऊपर वाले वर्णों में भी। आगे देखो, हमारा जो ये वर्ण है, ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। रे का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। तालु के बारे में मैंने आपको बताया ही था उस लाइन में, टेबल लाइन में। रे मुर्दा, मुर्दा आता है, टेबल लाइन में बताया था। तालु के पीछे का भाग, और ले ये वर्तस, ऊपर वाले धातु के जो मसूड़े होते हैं उनको बोला जाते हैं। फिर आते हैं वे का उच्चारण स्थान क्या है? वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। और
फे का उच्चारण स्थान भी क्या है, दंतोष्ठ है। यानी ऊपर वाले दांत हैं नीचे वाले होठ पर आकर टिकते हैं, तब क्या बोलता है, वह बोलता है। जैसे आप बोल करके देखोगे वह, तो जो ऊपर वाले दांत है नीचे वाले होठ पर आकर टिकेंगे तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही फे तो इसमें भी दंतोष्ठ उच्चारण स्थान माना गया है। अब ये हो गया। आगे हमारे जो आते हैं नासिक वर्ण आते हैं, ये ने मैं और अनुस्वार, इनको नासिक वर्ण बोला जाता है, नासिक की व्यंजन वर्ण, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह के साथ साथ नाक से भी श्वास बाहर निकलती है, तो हम उनको नासिक के व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यहाँ पर भी जो उसको बोला जाएगा ङ बोला जाएगा, ये ने में। तो इनको नासिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे श्वास है नाक से भी बाहर निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी श्वास बाहर निकलती है, इस कारण इसको नासिक के वर्ण बोला जाता है। यानी इसका उच्चारण नाक से होता है। चाहे हम बोल के देख लेंगे, हमारे जो नाक है उनको बंद करके देख लो, फिर बोलो मैं, ऐसे नहीं बोला जाएगा, नाक में थोड़ी श्वास है वो भरेगी। और ऐसे देखो, एक तो क टे ते जह ये बोल के देखो, एक ये बोल के देखो, तो आपको इसमें अंतर आराम से दिखाई दे जाएगा। तो एक बार इसके बारे में हम दोबारा से देख लेते हैं, इनके उच्चारण स्थान के बारे में। यानी व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा माना जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये जो रीट लेवल है उसमें आने वाली चीज़ है, और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आने वाली चीज़ है। जो द्वितीय भाषा के रूप में लेते हैं रीट में, उसमें ये अवश्य पूछी जाती हैं। और इनका जो संबंध होता है वह संधि से होता है, क्योंकि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। और अगर हमको वर्णों के बारे में अच्छी जानकारी होगी तो हम संधि को सही करने में बहुत ही सरल तरीका समझ पाएंगे, क्योंकि संधि बनती ही वर्णों के मेल से। तो अगर हमारे वर्ण आसानी से समझ में आ जाएंगे तो संधि भी समझ में आ जाएगी। तो अब देखो, इन के खे गे घे, के खे गे घे, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। चे छे जे झे ये, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। टे ठे डे ढेण, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा है। फिर आगे देखो, ते थे दे धे, इनका उच्चारण स्थान दंत। ने से जे, इनका उच्चारण स्थान वर्त। पे फे बे भे में, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। फिर आगे है, ये का उच्चारण स्थान तालु है, रे का मुर्दा है, ले का वर्त है, व का दंतोष्ठ है, और फे का दंतोष्ठ, और ने में और अनुस्वार इनका क्या है, नासिका है। तो ये तो इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान थे। अब आप ये वीडियो देखने के बाद में परीक्षा में अगर व्यंजन वर्णों के हो चाहे स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में अगर आप पूछा जाए तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में आसानी से बता दिया था, और इस वीडियो में व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में भी आपको बता दिया है। अगर समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो आप बार बार देखें और सफलता की ओर अग्रसर हों। आगे हम बढ़ते हैं। व्यंजन वर्णों का और अलग तरीके से वर्गीकरण, यानी प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न का मतलब यह है कि कोशिश होता है कि व्यंजन वर्णों को हम बोलने में जो कोशिश करते हैं उनके आधार पर व्यंजन वर्णों का क्या होता है, वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला देखो, उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण देखो, इसमें सबसे पहला बिंदु है हमारा, पहला है स्पर्शी व्यंजन वर्ण। पहला कौन सा है, स्पर्शी व्यंजन वर्ण। स्पर्शी व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं,
देखो इसके बारे में परिभाषा दी गई है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुंह में थोड़ी देर रुकती है, वह जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन व्यंजन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय श्वास वायु मुंह में थोड़ी देर रुकेगी और जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करेगी, तो वे क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ये कौन कौन से आते हैं? परिभाषा अगर आपकी याद नहीं होती है तो इसको 4-5 बार पढ़िए, अवश्य याद हो जाएगी। यह है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुंह में थोड़ी देर रुकती है, वह जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखो कौन कौन से हैं। जैसे के खे गे घे, टे ठे ढे ढे, ते थे दे धे और पे फे बे भे, ये हैं। यानी एक तो के वर्ग है, टे वर्ग है, ते वर्ग है और पे वर्ग है। इनके पंचम अक्षर को छोड़ करके, क्योंकि उनको तो नासिका में माना जाएगा। नासिक वर्ण माना गया है क्योंकि वो नाक से बोलते हैं, इस कारण उसको अलग जगह स्थान दिया गया है। और एक च वर्ग है, इस यहाँ पर नहीं दिखाई दिया आपको, वो भी उसको भी अलग स्थान दिया गया है, इस कारण इसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। केवल 4 ही वर्ग दिखाए गए हैं और चारों वर्गों के 4-4 अक्षर ही दिखाए गए हैं। पंचम अक्षर है, उनको यहाँ पर देखो दिखाया नहीं गया है। मतलब यह है कि उनको नासिक के वर्ण में शामिल किया गया है, उनका अलग जगह उल्लेख है। तो स्पर्श वर्णों में देखना है क वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये 4 वर्गों के 4-4 अक्षर ही आते हैं। अगला हमारा जो है 2 नंबर है स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। दूसरा हमारा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। इसकी परिभाषा क्या है? यानी उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक एवं उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक होगा और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। संघर्षी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी घर्षण से संबंधित है, घर्षण से संबंधित है। जैसे हम हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है, वैसे ही तो ये कौन कौन से हैं? च, छ, जे, झे, ये जो वर्ण हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण माने गए हैं। जैसे हम बोलेंगे च, छ, जे, च, छ, तो इसमें क्या होगा? हमारा जो मुंह का जो भाग है वो बिल्कुल सकरा हो जाएगा और जो हवा है वो थोड़ी घर्षण करती हुई सी निकलती है, जैसे छ, छ, जे। तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण बोला जाता है। और कौन कौन से होते हैं? च, छ, जे, झे, ये होते हैं। आगे देखो हमारा अगला बिंदु है संघर्षी व्यंजन वर्ण। संघर्षी व्यंजन वर्ण किनको कहेंगे? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह के 2 उच्चारण अवयव काफी निकट आ जाते हैं, जिससे मार्ग छोटा हो जाता है। यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह के 2 उच्चारण अवयव, 2 उच्चारण स्थान, जो उच्चारण के जो भाग हैं काफी निकट आ जाते हैं, जिससे मार्ग छोटा हो जाता है और श्वास वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, वे संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी और वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, वे संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? न, से है, न नहीं है अप्रिय, से है। ये जो न नहीं है यहाँ पर, से, जो ऊष्म वर्ण हम पढ़ते हैं ना, से है, ये वो लाइन है।
तो यहाँ पर आपको देखना है, इसको दोबारा देखना है। संघर्षी व्यंजन वर्ण किसको कहा जाता है? यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह के दो उच्चारण अवयव काफी निकट आ जाते हैं, जिससे मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, वे संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप बोल के देखेंगे से है, 3 बार से बोलेंगे, है बोलेंगे इनमें। यहाँ पर नहीं है, आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये से लिखा गया है शंकर वाला से, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। इन इस से का उच्चारण स्थान तालु है, इसका मुर्दा है, इसका दंत है। ये संस्कृत के आधार पर है, यहाँ पर अलग अलग बताया गया आपको। दोबारा यहाँ पर देख लेते हैं हम। यानी ये जो स होता है शंकर वाला स, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। षटकोण वाला स होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा और इसका तालु। और इस से का तो बता दिया था, वर्तस होता है इनका उच्चारण स्थान, जो यहाँ पर आया था। ये यहाँ पर बता दिया था इसका, तो इस जगह पर सड़क वाले से का उच्चारण स्थान वर्तस बता दिया था। आगे देखिए, अब हमारे नासिक के व्यंजन वर्ण आते हैं। नासिक के व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण नाक से होता है, वे नासिक के व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह के साथ साथ नाक से भी श्वास बाहर निकलती है, वे नासिक के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है और नासिक के व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है, और इनका लघु रूप अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो यह है। आगे देखिए, संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कौन से हैं? यानी संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ना है। यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना घर्षण के मुख से बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के मुंह से बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? यह और वह। ये वह ऐसे वर्ण हैं जो संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण करने पर हवा बिना घर्षण के मुख से बाहर निकल जाती है, और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्ध स्वर कौन से हैं, या निम्न में से अर्ध स्वर है, इस प्रकार से। तो प्रश्न कैसे आएंगे परीक्षा में, इसके बारे में हम अगले वीडियो में कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे। तो उसके माध्यम से आप और भी आश्वस्त हो जाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर कैसे देने हैं। हमारा अगला बिंदु है 6 नंबर बिंदु हमारा क्या है? उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन वर्ण। उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? पहले तो उत्क्षिप्त का अर्थ देखना क्या होता है? फेंकना, यानी फेंका हुआ सा। जैसे जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है, वे व्यंजन वर्ण ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कौन से होते हैं? अड़े ढे, अड़े ढे, अड़े बोलते हैं अड़े, जिससे जीभ हमारी नोक ऐसे नीचे पड़ती है, झटके से नीचे, से हम किसी को फेंक रहे हैं, किसी चीज़ को फेंक रहे हैं जैसे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे
अड़े और ढे, अड़े ढे, इसको क्या माना जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। उत्क्षिप्त बोल दो या ताड़नजात व्यंजन वर्ण बोल दो। किसको बोलेंगे? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है, वे व्यंजन वर्ण कौन से कहलाएंगे? ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम बोल के देखेंगे, अड़े ढे, अड़े 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 अड़े, तो हमारी जो जीभ है, जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है। और उत्क्षिप्त कार क्या होता है? फेंका हुआ, यह अर्थ इसका होता है। और कौन से व्यंजन वर्ण है जो उत्क्षिप्त या ताड़नजात कहलाते हैं? एक तो अड़े और एक ढे। ढे के नीचे एक बिंदी आती है जिसको नुक्ता बोलते हैं। ये आगे हम आगे बढ़ते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वर्ण, यानी प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में या जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी बाहर निकलती है, वह लुंठित व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी जिस व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय हमारे जो जीभ है, जीभ पर से हवा लुढ़कती हुई सी बाहर निकलती है, वह लुंठित कहलाता है। जैसे लुढ़कती हुई सी निकलती है, जैसे र बोलेंगे तो इसमें देखो जीभ हमारी किस प्रकार से कंपन करती है, कैसे उछल कूद करती है, र, तो यानी लुढ़कती हुई सी हवा बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाएगा? लुंठित व्यंजन वर्ण कहलाएगा। चाहे लुंठित बोल दो चाहे प्रकंपित बोल दो। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वर्ण कौन सा होता है? र होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी बाहर निकलती है, वह लुंठित व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो ये बात इसकी थी। अगला हमारा बिंदु है पार्श्विक व्यंजन वर्ण। कौन सा? पार्श्विक व्यंजन वर्ण है। इसके बारे में देखिए, इसकी परिभाषा है, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जीभ की नोक के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, वह पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहलाता है। परिभाषा क्या है? जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जीभ की नोक के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, वह पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहलाता है। कौन सा है? ल। कहने का मतलब ये है, जब हम ल बोलेंगे, हमारी जो जीभ है, जीभ की नोक मुंह के ऊपर वाले भाग को स्पर्श कर लेती है, ल बोलते हैं तो, और नोक ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है और नोक के दोनों तरफ से हवा जो बाहर निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ल बोल के देखेंगे तो हमारी जो जीभ है वो मुंह के ऊपर वाले भाग को स्पर्श कर लेती है, नोक, जीभ की नोक, और दोनों तरफ से हवा बाहर निकलती है। जैसे हम बोल के देखेंगे, या आपने बोल के देखने का प्रयास किया होगा, नहीं किया तो प्रयास करके देख लो। ल ल, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। आगे है हमारा अगला बिंदु है 9 नंबर बिंदु है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति दो व्यंजन वर्णों के मेल से होती है, वे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति दो व्यंजन वर्णों के मेल से होती है, वे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे क्षेत्र गे श्रे, क्षेत्र गे से। अब देखो, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति दो व्यंजन वर्णों के मेल से होती है। जैसे क्ष है, क्ष की के और से, यानी के धन से के मेल से होती है। त्र की होती है ते धन रे, और गे है, गे की होती है जय धन ये, इसके मेल से होती है, यानी जय धन
ये इनके मेल से होती है। स्र की होती है, जो हम इस प्रकार से सरल लिखते हैं उसमें इसकी उत्पत्ति होती है से और र के, से धन र के मेल से होती है। तो ये जो 4 अक्षर हैं इनको हम संयुक्ताक्षर के नाम से भी जानते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है ये आपको मैंने बताया है। यहाँ पर जो बीच में के से के बीच में प्लस का चिन्ह है, इसके बीच में प्लस का चिन्ह है, चारों के बीच में प्लस प्लस का चिन्ह है। क प्लस से, ते प्लस रे, जे प्लस ये और से प्लस रे, इनसे इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये संयुक्ताक्षर के नाम जाने जाते हैं। तो हम इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के, खे, गे, गेंगे का कंठ है, चे, छे, जे, झे का तालु है, टे, ठे, डे, ढेने का मुर्दा है, ते, थे, दे, धे का दंत है, ने से जे का वृत्स है, पे, फे, बे, भे में का ओष्ठ है, ये का तालु है, रे का मुर्दा है, ले का वृत्स है, वे का दंतोष्ठ है, फे का दंतोष्ठ है, अड़े, ने, ने में का अनुस्वार है। अनुस्वार का क्या है? नासिका है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको इस प्रकार से लिखना है, ङ के नाम से लिखना है। इन का उच्चारण स्थान क्या? नासिका है। आगे प्रयत्न के आधार पर, यानी प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्शी व्यंजन वर्ण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुंह में थोड़ी देर रुकती है व जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे के, खे, गे, घे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे और पे, फे, बे, भे। दूसरा बिंदु हमारा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण, यानी उच्चारण में स्पर्श का समय अधिक एवं उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चे, छे, जे, झे। संघर्षी व्यंजन किसको कहेंगे? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह के 2 उच्चारण अवयव काफी निकट आ जाते हैं, इन पास आ जाते हैं, जिससे मार्ग छोटा हो जाते हैं और वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ने नहीं है, यहाँ पर ये से है, से है, ये है। आगे है नासिक के व्यंजन वर्ण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह के साथ साथ नाक से भी श्वास बाहर निकलती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी श्वास बाहर निकलती है, वे नासिक के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नासिक के व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे ङ, ये, ने, में, यहाँ पर भी है, ङ है, लिखा नहीं जा रहा है ये, एक बार यहाँ पर इस प्रकार से ङ है ये वाला। आगे है संघर्षहीन व्यंजन वर्ण, कौन से हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, वे संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे ये, वे, इनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आगे उत्तक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन वर्ण, जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती है, वे व्यंजन वर्ण ताड़नजात या उत्तक्षिप्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उत्तक्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। और कौन से होते हैं? जैसे एक तो होता है हमारा अड़े और एक होता है ढह। ये उत्तक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। आगे है 7 नंबर है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वर्ण, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जीभ से टकराकर लुढ़कती हुई सी
बाहर निकलती हैं वह लुंठित व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे रे। पार्श्विक व्यंजन वर्ण, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा जीभ की नोक के दोनों तरफ से बाहर निकलती है वह पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे ल। आगे 9वां बिंदु है संयुक्त व्यंजन वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति दो व्यंजन वर्णों के मेल से होती है वे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये 4 मान जाते हैं क्षेत्रज्ञ। और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी क्ष की क और स के मेल से, त्र की त र के मेल से, ज्ञ की ज य के मेल से, स की स और र के मेल से होती है। तो हमारा अगला जो विभाजन आते हैं वह श्वास वायु के आधार पर आता है, यानी श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अलप्राण में और एक महाप्राण में। अलप्राण, महाप्राण। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलप्राण के बारे में पढ़ते हैं। अलप्राण क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वे अलप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वे अलप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और य, र, ल, व ये वर्ण हैं, ये क्या माने जाएंगे? अलप्राण माने जाएंगे। दूसरा है महाप्राण। कौन सा है? महाप्राण। देखिए महाप्राण के बारे में, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वो अलप्राण, और ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। और कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और स है वर्ण ये होते हैं। अब इसमें अंतर करना है। देखो अलप्राण महाप्राण के बारे में अंतर कैसे करना है ये आप यहाँ पर देखिए। जैसे अलप्राण में आ रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। क वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। ऐसे च वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। ऐसे ही त वर्ग का पहला, तीसरा और ये 5वां वर्ण है। और ऐसे त वर्ग का पहला, त, तीसरा द और 5वां न, ये अलप्राण में आते हैं। और महाप्राण में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। तो क वर्ग का दूसरा अक्षर क्या है? ख। चौथा कौन सा है? घ। च का दूसरा कौन सा है? छ। चौथा कौन सा है? झ। ट वर्ग का दूसरा कौन सा है? ठ। चौथा कौन सा है? ढ। ऐसे ही त वर्ग का दूसरा कौन सा है? ठ। और त वर्ग का चौथा कौन सा? ध, धनुष वाला ध। अब इनमें अंतर देखो कैसे स्पष्ट करना है। अंतर स्पष्ट कैसे करना है कि क को बोलेंगे तो कम श्वास निकलेगी, क, ख। इन क पर कम जोर लगता है, ख पर ज़्यादा जोर लगता है। क, ख। फिर बोलेंगे ग, फिर बोलेंगे घ, ग, घ। क, ख, ग, घ। आगे च, छ, ज, झ। आगे ट, ठ, ड, ढ। आगे त, थ, द,
ध। इस प्रकार से आपको अंतर स्पष्ट करना है। यानी पहला अक्षर बोलेंगे, किसी वर्ग का पहला अक्षर बोलेंगे, जैसे क वर्ग का पहला अक्षर बोला, इस पर कम जोर देना पड़ता है। दूसरा अक्षर बोलेंगे, इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है। क, ख। ऐसे हम जैसे देखेंगे, किसी वर्ग का ले लिया, तीसरा अक्षर ले लिया, ये अलग प्राण होता है। जैसे मान लो आपने ले लिया द, ये अलग प्राण है। चौथा अक्षर महाप्राण हो जाएगा ध। इस पर कम जोर देना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। द, ध। आगे देखिए, प वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? जो अलग प्राण है ब, और इसी का चौथा अक्षर है भ, ये महाप्राण है। भ क्या है? महाप्राण है। तो ये ब अलग प्राण और भ महाप्राण है। तो दोनों की परिभाषा आपने ये पढ़ी कि जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है वे अलग प्राण कहलाते हैं, और जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण में कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और से है, ये वर्ण आएंगे। और अलग प्राण में क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण और ये रे ले व, ये वर्ण आते हैं अलग प्राण में। आगे होता है अगला हमारा जो विभाजन है, आगे है कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। कुछ व्यंजन वर्णों को बोलने में कंपन ज़्यादा होता है, कुछ में नहीं के बराबर कम होता है। देखो, घोष वर्ण है। कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष के आधार पर। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्र में कंपन पैदा होती है वे जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्र में कंपन पैदा होती है वे घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य रे ले व है, ये घोष वर्ण माने जाते हैं। इनको बोलेंगे किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण को, व य रे ले व है को बोलेंगे तो स्वर तंत्र में अधिक कंपन होगा, इस कारण ये घोष वर्ण कहलाएंगे। दूसरा हमारा जो विभाजन है वो है अघोष के आधार पर अघोष व्यंजन वर्ण। अघोष व्यंजन वर्ण यह है जिन व्यंजन वर्णों के, इसके बारे में पढ़ना है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होती है वे अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और से, यानी प्रत्येक वर्ग का जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होती है वे अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और से, ये है। इस बारे में एक बार देखिए, यानी अघोष घोष के आधार पर, यानी घोष कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का, जैसे मान लो ये हमारा क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यानी गे घे ङ। च वर्ग है, च वर्ग का भी तीसरा चौथा पांचवा यानी ज झ ये। ट वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ड ढ ण। और त वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा जाएगा? द ध और न। ऐसे प वर्ग का भी ब भ म, ये घोष वर्ण माने जाते हैं। और इनके साथ य रे ले व है, इनको भी घोष वर्ण माना जाते हैं, क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्र में
कंपन होता है, इस कारण कंपन के आधार पर ये घोष वर्ण माने जाते हैं। और जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होती है वे अघोष वर्ण माने जाते हैं। कौन से बन जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, जैसे क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ आदि, प वर्ग का प फ और स ये अघोष वर्ण माने जाते हैं। जैसे हम बोल के देखेंगे, एक तो क बोलेंगे और एक ग, क बोलेंगे और ग में ज़्यादा कंपन होगा। ऐसे ही त बोलेंगे और जैसे ध बोलेंगे ध, तो इसमें ज़्यादा कंपन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि घोष वर्ण कौन से, यानी घोष वर्ण कौन से होंगे जिसमें स्वर तंत्र में कंपन पैदा होती है, वे घोष वर्ण होंगे। और जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्र में कंपन पैदा नहीं होती है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वर्ण विचार से संबंधित वीडियो। ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अवश्य में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपना कोई सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य दें, हम उसको अवश्य स्वीकार करेंगे। अगर कोई सुधार संबंधी सुझाव आएगा हम उसको अवश्य मानेंगे और हमारे वीडियो में कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।